सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कुदरत के आघात से पहाड़ों में 2013 वाली आपदा के हालात बन गए। सबसे डराने वाली तस्वीरें हिमाचल की हैं, कैसे लोगों की जिंदगी और सपने सैलाब में बह रहे हैं। इस पर सत्ता की एक मार्मिक कुंजी हमने तैयार की। फिर शहरों में सैलाब काल की वो तस्वीरें जिसमें जनता और मंत्री सब डूब गए। आज हम आपको बताएंगे क्यों बारिश के आगे हमारे पूरे सिस्टम को लकवा मार जाता है। हमारे शहरों का सिस्टम बेहिसाब बारिश के लिए तैयार क्यों नहीं है, कमी कहां है और बारिश साल दर साल भयानक क्यों होती जा रही है। इस पर आज आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। सत्ता में आज की सबसे चर्चित खबर भी है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गलत आदमी के पैर धोए? संवेदनाओं के घोटाले का पूरा सच सत्ता में आज खुद दशमत रावत की जुबानी सुनिएगा। बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटाने की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया है। केंद्र ने कहा कि आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए 370 को हटाना बहुत जरूरी है। कोर्ट में केंद्र के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। केंद्र सरकार ने आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा कि 2023 में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई और आतंकवादियों पर अंकुश लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारी को लेकर के केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जरूर भेज दिया गया। रोक लगाने की मांग पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। आज भारत के भविष्य से जुड़ा शुभ समाचार भी आया है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2075 तक जीडीपी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि पहले नंबर पर चीन होगा। और 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदलने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब मध्य प्रदेश में संवेदनाओं के साथ हुए एक ऐसे घोटाले की बात जिसमें शर्मिंदा करने वाली अफसरवादी राजनीति है। मूत्रकांड के एक पीड़ित के जख्मों को टूल किट बनाने वाली थर्ड क्लास सियासत है और जनता की भावनाओं और भरोसे से किया गया मजाक है। किसी वेब सीरीज की तर्ज पर रिलीज इसके कई एपिसोड अब तक आप सत्ता में देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपको पीपली लाइव की तरह एमपी के सीधी लाइव का सबसे नया और चौंकाने वाला एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। आप इस खबर को इस वेब सीरीज का क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। यह कहानी एक आदिवासी के साथ मूत्रकांड से शुरू हुई, फिर पीड़ित के पैर धोने से लेकर गंगाजल से शुद्धिकरण तक पहुंची। अब इस खबर को लेकर एक नया कंफ्यूजन फैला हुआ है जिसे आज हम सत्ता में अपने न्यूज मित्रों के लिए दूर करने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस दशमत रावत के पैर धोए वो मूत्रकांड का पीड़ित है ही नहीं, बल्कि चरण वंदना के लिए वोट वंदना करने का एक झूठा प्रोपोगेंडा है। मुमकिन है यह दावा मोबाइल पर फॉरवर्ड होते हुए आप तक भी पहुंचा हो और इसे देखने के बाद आपने भी अपनी कोई राय बना ली हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हो सकता है आपकी राय में परिवर्तन हो जाए। आज सत्ता की एक कुंजी बहुत गौर से देखिएगा। पहले कुछ सवाल जो मध्य प्रदेश के सीधी में मूत्रकांड से जुड़े कंफ्यूजन को हाईलाइट करते हैं। क्या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गलत आदमी के पैर धोए या फिर शिवराज और बीजेपी को बदनाम करने के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? क्या आदिवासी वोट बैंक के लिए डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान से गलती हो गई या फिर पीड़ित दशमत रावत की आधी अधूरी बातें सुनाकर एंटी शिवराज एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है? क्या मूत्रकांड का पीड़ित कोई और है जबकि शिवराज ने पैर किसी और के धो डाले, या फिर सियासत के लिए मध्य प्रदेश में संवेदनाओं के साथ सबसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है? आज इस खबर पर टीवी 9 की पड़ताल के बाद हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचते रहेंगे कि आखिर राजनीति चीज क्या है और ये क्या क्या करवाती है। कैसे लोगों की संवेदनाओं के साथ खेला जाता है, झूठी कहानियों के जरिए सियासी नैरेटिव सेट किए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और किन तस्वीरों को आधार बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गलत आदमी के पैर धोए। इसकी वजह है 2 तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों को ऐसे ही सजाकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ सीधी मूत्रकांड वाली तस्वीर है और दूसरी तरफ उस तस्वीर को रखा गया है जिसमें शिवराज सिंह चौहान पीड़ित दशमत रावत के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। दावा है कि मूत्रकांड वाली तस्वीर में जो लड़का दिख रहा है उसकी उम्र सिर्फ 15 या 16 साल लग रही है
और वो नाबालिग है, जबकि शिवराज ने जिसके पैर धोए वो 35 से 40 साल का एक शख्स है। मूत्रकांड वाली तस्वीर में दिख रहे लड़के के सिर पर घने और घुंघराले बाल हैं, जबकि जिसके पैर शिवराज ने धोए उसके आगे के सिर के बाल कम हैं। मूत्रकांड वाला लड़का मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन जिस शख्स की शिवराज ने चरण वंदना की वो मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ नजर आ रहा है। इसलिए दावा हो रहा है कि दशमत रावत मूत्रकांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घृणित अपराध का पीड़ित नहीं है। मौके पर चौका मारने वाली कहावत आपने कई बार सुनी होगी। राजनीति में इसे टाइमिंग कहा जाता है, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सियासत में कभी कभी मौके बनाकर भी चौके मारने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। जिन दो तस्वीरों को आधार बनाकर एंटी शिवराज एजेंडा सेट किया जा रहा है, कांग्रेस उससे 2 हाथ और आगे निकल गई। तभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मूत्रकांड के पीड़ित दशमत रावत के बयान का आधा अधूरा हिस्सा ट्वीट किया गया, जिसमें सिर्फ दशमत रावत को यह कहते सुनाया गया, हम नहीं मान रहे थे कि यह हमारा वीडियो है। कलेक्टर साहब से भी कहा यह हमारा वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो देखा तो कहा था कि यह मेरा वीडियो नहीं है। यानी इस वीडियो के ज्यादातर हिस्से में दशमत रावत की यही बात थी कि यह मेरा वीडियो नहीं है। यानी बहुत सोच समझकर वीडियो के उस हिस्से का चयन किया गया जिसे देखकर ऐसे लगे जैसे दशमत रावत मूत्रकांड के पीड़ित होने से इनकार कर रहे हैं। इस आधे अधूरे बयान के साथ कांग्रेस ने लिखा, सीधी पेशाब कांड में बड़ा खुलासा, शिवराज ने किसी और के पांव धोने की नौटंकी की, असली पीड़ित लापता है क्या? शिवराज जी, इतना बड़ा षड्यंत्र मध्य प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई एजेंडाधारी एक्टिव हो गए और उन्हें इसमें अपना चेहरा चमकाने और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के सुनहरे मौके नजर आने लगे। शिवराज सिंह चौहान की चरण वंदना वाली अवसरवादी राजनीति के बाद अवसरवादी एजेंडाधारी भी लंबे चौड़े पोस्ट करने में लग गए। लेकिन आज हम ऐसे कई लोगों को आईना दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि टीवी9 की पड़ताल में जो खुलासा हुआ उसके कोई हवाई आधार नहीं है, बल्कि आज सीधी मूत्रकांड का पूरा सच आप उसी शख्स की जुबानी सुनने जा रहे हैं जो उस घटना का पीड़ित है, जिसका नाम है दशमत रावत। दशमत क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। वीडियो हमारी है, हम ही साथ में हैं जी, इससे आगे हम और कुछ नहीं जानते। ये बता रहे हैं वीडियो है 2020 के बता रहे हैं जी। शपथ पत्र एक वायरल हो रहा है। ये तो है ये है सर, हम ज़्यादा इसमें पढ़े लिखे है नहीं। अपने कहते हैं कागज में दस्तखत कराए के तो हम कह दें, 2 आदमी कह दिन कहीं तुम ही कर दो तो हम भी कर देंगे। तो कहाँ ले गए थे आपसे? सीधी ले गए थे। कब ले गए थे? ये 3 तारीख। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत सारे क्लाइमेक्स हैं। हम मान के चल रहे थे कि ये आखिरी क्लाइमेक्स है, लेकिन अभी फिर से देखिए क्लाइमेक्स में थोड़ा सा चेंज हो गया है। दशमत रावत हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले थे, ये सच बताने वाले थे कि वो जो वीडियो वायरल हुआ, जो कल किया गया था, उसका सच क्या है। लेकिन अचानक मध्य प्रदेश की पुलिस आई और दशमत रावत को अपने साथ ले गई। मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि अभी वहां पर क्या स्थिति क्या है? जी सर, देखिए मैं अभी दशमत रावत के घर पे हूँ। दशमत रावत घर के अंदर है, उनकी पत्नी बाहर हैं। अभी कई मीडिया चैनलों को दशमत रावत जी ने अपने बयान में बताया कि उस वीडियो में देखता हुआ शख्स मैं ही हूँ और मेरे ही साथ घटना घटी है। लेकिन आज की जो यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है और दशमत जी की पत्नी जी है मेरे साथ यहाँ पे, तो उनसे बात नहीं करने दे रही है। कह रही है सुबह से मीडिया बराबर लगातार लगी हुई है, हम बात नहीं करने देंगे, बल्कि उनकी पत्नी रो भी रही है। मुझे बताइए दशमत रावत कहाँ पर है? दशमत रावत घर पे हैं या फिर उनको पुलिस ले गई है? दशमत रावत सुबह से लेके अभी कुछ समय पहले तक घर पे नहीं थे। दशमत रावत अभी कुछ ही समय पहले घर पे आए हैं और दशमत रावत घर के अंदर लेटते हुए हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं। कुछ वक्त पहले तक हमें यह भी बताया गया था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि दशमत रावत फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं। वैसे दशमत रावत ने खुद इस बात को टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर कबूल किया कि सीधी मूत्रकांड के पीड़ित वो ही हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की ओर से बहुत महीन तरीके से आधे अधूरे नैरेटिव के साथ बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। लेकिन आज मध्य प्रदेश कांग्रेस को हम कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो मौका परस्त राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस दशमत रावत को सीधी मूत्रकांड का पीड़ित ना होने का दावा कर रही है, सीधी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आदिवासी समुदाय का राजनीतिक वजन देखकर उसी पीड़ित दशमत रावत का गंगाजल से
शुद्धिकरण भी किया था। हमने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस की मेमोरी से शायद ये तस्वीर मिस हो गई या फिर एजेंडे के मुताबिक इसे जानबूझकर साइड लगा दिया गया। कांग्रेस ने दशमत रावत के पैर धोने वाली शिवराज की तस्वीर पर तो सवाल उठाए, लेकिन अपने नेता की शुद्धिकरण वाले ये वीडियो उसने छोड़ दिया। लेकिन सीधी कांड पर सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। आज कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 2 दर्जन से अधिक आदिवासी विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए और सीधी मूत्रकांड के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया। बीजेपी भी जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। उसने आरोप लगाया कि जिस वक्त ये मूत्रकांड हुआ उस दौर में राज्य में कमलनाथ की सरकार थी। प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मूत्रकांड के पीड़ित का नाम दशमत रावत ही है। सफाई और आरोप वाले इस एपिसोड में मध्य प्रदेश में मॉनसून वाले मौसम में सियासत की गर्मी महसूस की जा रही है। इसी पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की। सीधी के पेशाब कांड मामले में मध्य प्रदेश में सियासत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर यह सवाल पूछा है कि क्या वीडियो में दिख रहा शख्स और मुख्यमंत्री आवास में पहुंचा शख्स दोनों अलग अलग हैं। इस पूरे मामले की TV9 भारतवर्ष ने भी पड़ताल की। हमने दशमत से सवाल किया, उसकी पत्नी से सवाल किया। पत्नी ने कहा कि क्या वो उसके पति को नहीं पहचानेगी। प्रशासनिक तौर पर हमने सीधी कलेक्टर और SP से भी सवाल किया। मीडिया पे खबर चलाई जा रही है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति दशमत रावत नहीं है। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है वह दशमत रावत ही है। पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच, पूछताछ और वीडियो के डिजिटल डेटा की जांच के उपरांत पाया गया कि जो पीड़ित व्यक्ति वो दशमत रावत हैं और जो आरोपी व्यक्ति हैं वो प्रवेश शुक्ला हैं। प्रारंभिक जानकारी मिली है, आपकी सरकार के समय का वीडियो है 2019-20। इस प्रकार के हथकंडे अपना करके समाज में विद्वेष कैसा फैलाया जाए, ये मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है, नेता कह रहे हैं कि वो दूसरा आदमी का जो CM हाउस आ गया था। देखिए ये सब खुलासा होने वाला है। आज ये होगा, 4 दिन बाद ये दबाने की छिपाने की राजनीति अब नहीं चलने वाली। 4 साढ़े 4 महीने बचे। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। और मेरे सहयोगी राजकुमार इस वक्त दशमत रावत के घर पर मौजूद हैं। राजकुमार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए साफ साफ कि क्या पुलिस दशमत को घर के अंदर ले गई है? क्या पुलिस दशमत को अब लोगों से बात नहीं करने दे रही है? देखिए, मैं अभी दशमत रावत के घर पे ही हूँ। यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद है और घर पे इनके अंदर अगर देखा जाए तो दशमत भी अंदर बिस्तर में लेटे हुए हैं और बाहर इनकी पत्नी है, लेकिन घर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और पत्नी भी कह रहे हैं कि मैं सुबह से परेशान हो गई। अगर कहें तो इनकी पत्नी है, इनसे हम आपसे बात करवाएंगे। नहीं राजकुमार, अगर वो बात नहीं करना चाहती हैं तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ इतनी जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर अगर दशमत रावत क्या खुद से सामने नहीं आना चाहते या फिर पुलिस उन्हें बात करने से रोक रही है? पहले तो यहाँ की पुलिस रोकी, लेकिन पुलिस का कहना यह था कि हम दशमत रावत से बात कर लेते हैं, अगर वो आपसे बात करना चाहेंगे तब हम दशमत रावत से बात करवा देंगे। लेकिन अभी तक जो दशमत रावत हैं घर के अंदर ही हैं और उनकी पत्नी जो है घर के अंदर जाने से मना कर रही हैं, तो ऐसे में दशमत रावत से बात होना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि मीडिया से जो उन्होंने अपना बयान दिया है, तो अपने बयान में वो यही बताए हैं कि उस वीडियो में दिखता हुआ इंसान मैं ही हूँ और मेरे ही साथ घटना घटी है। जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता में अब बात करते हैं कुदरत की खौफनाक भयानक सत्ता की, जिसके आगे सरकार, सिस्टम, इंतजाम सब कुछ नतमस्तक है, जिसके सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, पुल तिनके की तरह बह जाते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर चूर चूर हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो है पहाड़ी क्षेत्रों पर। आपको हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा।
ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसे भगवान का घर सैलाब की चपेट में आ गया। हिमाचल प्रदेश से आई सैलाब की इस तस्वीर ने केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई प्रलय की याद दिला दी। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की है। यहाँ स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर महादेव का ये मंदिर है, सैलाब की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि मंडी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर 300 साल से ज़्यादा पुराना है, जहाँ एक तरफ पानी के आगे पहाड़ चूर-चूर हो रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर पर सैलाब का कोई असर नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े हालात की एक और भयानक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये मंडी से आई है। सिर्फ 5 सेकंड में 50 साल पुराना पुल पानी में बह गया। इस तस्वीर से सैलाब की ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस तस्वीर में आपको कई घर भी नजर आ रहे होंगे। एक इलाके से दूसरे इलाके को पुल कनेक्ट कर रहा था, लेकिन पानी की धार के सामने कुछ सेकंड में ये पुल टिक नहीं पाया। लहरों के जोर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है। पार्वती नदी यहाँ उफान पर है। भारी बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर आ चुका है। धार इतनी तेज थी कि ये पुल कितनी देर तक सैलाब को झेल पाएगा, कहना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पानी की धार को मकान 10 सेकंड भी नहीं झेल पा रहे और ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर रहे हैं। ये तस्वीर व्यास नदी के किनारे बने मकान की है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई इस तस्वीर को देखिए। एक साथ कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गईं। लहरों में कई गाड़ियां फंस गईं। कार खिलौनों की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं। इतना पानी है और पानी की इतनी तेज धार है कि ना सड़क का पता चल रहा है, ना कार का, ना कार सवार का। इस तरीके की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के कई जिलों से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक का जो अपडेट है, करीब 15 लोगों की जान गई है अलग अलग हादसों में, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से और बादल फटने की वजह से जो हादसे हुए हैं। कुछ मकान ढह गए हैं। इन तमाम घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई है। मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको ब्यास नदी जो कि अपना रौद्र रूप दिखा रही है उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये ब्यास नदी है जो कि ऊपर पहाड़ों से लगातार बारिश होने की वजह से बह रही है और इसका उफान देखिए किस कदर तेज उफान के साथ ये पानी नीचे आ रहा है और सामने जो भी आ रहा है उसको अपने साथ बहा के ले जा रहा है। ओ भाई साहब, ले वो फंसी है, वो नीचे से बोल। पिछले 24 घंटे की बात करें, यानी एक दिन पहले की बात करें, तो ये नदी कहर बरपा रही थी। रास्ते में जो भी पुल आए, जो भी मकान आए, दुकानें आई, सबको अपने साथ बहाकर ब्यास नदी ले जा रही थी। और इस वक्त भी आप देखिए ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर है। जिला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिज़ास्टर की स्थिति में है और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं, लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। बहुत ही ख़राब सिचुएशन है इन दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो फ्लो आ रहा है वो सारा कुल्लू से आ रहा है। यहाँ पे इतना मतलब आप खुद ही रिवर का ये देख रहे हैं। लास्ट टाइम तो जो यहाँ पे जो टेंपल है हमारे पंचमहावक्ता जी का, जो शिव जी का टेंपल है, तो उसके साथ पुल है वो भी कोलैप्स हो गया लास्ट डे। तो यहाँ पे हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत ही। दस और 11 को आपका रेड अलर्ट है। इन सभी बातों को देखकर हमने निर्णय लिया जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस है ये बंद रहेंगे। सरकार को समय रहते थोड़ा जो प्रेपरेशन जो करने की ज़रूरत थी, जो एक नॉर्मल कोर्स होता है, कैजुअली लिया गया, जिस कारण ये प्रेपरेशन की दृष्टि से सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक
अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। तो बारिश का रौद्र रूप सिर्फ पहाड़ों पर नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी हालात बहुत खराब है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश ने तमाम इंतजामों और दावों को पानी में डुबो दिया है। दिल्ली में अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अक्सर बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की, ड्रेनेज सिस्टम की, लेकिन इन कसौटियों पर हम कितने खरे उतरे हैं, इसकी पोल 2 घंटे की बारिश में खुल जाती है। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की तस्वीरें खुद ब खुद हमारे शहरों की कमजोर सहनशक्ति की पोल खोल रही है। पानी में डूबी सड़क की यह तस्वीर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के सरकारी आवास के बाहर की है। पानी घर के गेट के अंदर तक पहुंच चुका है। दरअसल रविवार को लोक निर्माण विभाग में मंत्री आतिशी इंजीनियर से मिलने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए लगातार शहर का दौरा कर रही थी। इधर उनके आवास के बाहर भी जल जमाव की समस्या देखने को मिली, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। 40 साल के रिकॉर्ड के बाद 150 mm बारिश 24 घंटे में हुई है। 20% पानी जो 2 महीने में गिरता है वो एक दिन में गिर गया, तो स्वाभाविक बात है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच तो होगा ही। किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में इतना ज़्यादा पानी हाथों हाथ खाली करने की व्यवस्था नहीं है। पंप्स की व्यवस्था हमने बढ़ा दी है, लगातार बढ़ा रहे हैं। PWD, MCD सारे विभाग 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी। पानी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के सरकारी घर के बाहर भी जल जमाव देखने को मिला। मुझे लगता है कि ड्रेनेज व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई होती समय से तो ये नौबत आ ही नहीं सकती थी। हालांकि पहले भी 2-3-4 बार आ चुकी है, लेकिन इस बार तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस बार मैंने कहीं सफाई होती भी नहीं देखी दिल्ली में। यहाँ तो छोड़िए, कहीं नहीं देखी, क्योंकि सफाई होती तो सब दिखता है सामने कि सफाई हो रही है, बाद में गाड़ियाँ गंदगी ले जा रही निकाल के। नथिंग हैपेंस। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने घर में खड़े थे, सड़क पर नहीं। आप शायद कंफ्यूज हो गए हो नीचे के पानी को देख करके। इसके अलावा रायसीना रोड पर स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर भी जल जमाव देखने को मिला। सोचिए, जब ऐसे इलाकों में ड्रेनेज की व्यवस्था नाकाफी है, जब ऐसे इलाकों में चंद घंटों की बारिश में ये हालात हो जाते हैं, तो दूसरे इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाना आसान है। सवाल यह भी कि अगर देश की राजधानी की व्यवस्था इतनी कमजोर होगी तो बाकी हिस्सों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात पर बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 8 और 9 जुलाई के 24 घंटों में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। ये अपने आप में अप्रत्याशित और नया रिकॉर्ड है। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर बारिश को दिल्ली का सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 100 मिलीमीटर के पार जब बारिश हुई तो हालात कुछ समय के लिए बिगड़े, फिर 1 से 1.5 घंटे में ठीक हो गए। लेकिन इस बार 153 मिलीलीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हैं। पहले आप अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का आंकड़ा दिखाएंगे। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। तो कभी कभी बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि लीटर और मीटर भी मुश्किल हो जाते हैं। फिर से मैं अपने को दुरुस्त कर रहा हूँ, 153 मिलीमीटर बारिश हुई है दिल्ली में। अगर दिल्ली में जुलाई के महीने में बारिश के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो साल 1958 में 20-21 जुलाई को 266 मिलीमीटर बारिश हुई थी। साल 1982 में 25-26 जुलाई को लगभग 169 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके साल
40 साल के बाद अगर हम इस पूरे आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा बारिश अब हुई है। दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में आबादी लगातार बढ़ती गई। यहां रहने वाले लोगों की संख्या ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सवाल है कि क्या इस बढ़ती आबादी के हिसाब से प्लानिंग है? एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली की ड्रेनेज प्लानिंग 1976 में बने मास्टर प्लान के तहत हुई थी। तब दिल्ली की आबादी 25 लाख थी, जो आज 3 करोड़ के करीब है। जाहिर है उस वक्त का मास्टर प्लान आज कैसे काम कर सकता है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए IIT को भी यह काम दिया गया था। दिल्ली में 28 बड़े नाले हैं जो नदियों में निकलते हैं। दिल्ली के आसपास शहरी इलाका डेवलप हुआ, लेकिन नालों से पानी निकलने की व्यवस्था ठीक से डिजाइन नहीं हुई। हर साल बड़े छोटे नालों की सफाई का काम भी ठीक से नहीं होता है। यह भी एक कारण है कि बारिश के पानी को निकासी का मौका नहीं मिलता है। दिल्ली को अब एक नए प्लान की जरूरत है जो वर्तमान और भविष्य के हिसाब से फिट हो। सिर्फ स्मार्ट कहने से शहर स्मार्ट नहीं होगा। शहरों की फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब जो पुरानी ये ड्रेनेज सिस्टम है वो सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया 1976 में 25-30 लाख पॉपुलेशन के लिए प्लान हुआ था। उसके बाद कभी डिसिल्टिंग नहीं हुआ प्रॉपर, उसका वाइडनिंग नहीं हुआ, उसका गहराई नहीं जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि उस टाइम बड़ी शैलो ड्रेन हुआ करती थी। तो अब ये हालत है कि जहाँ पे थोड़ी सी बारिश आ जाए दिल्ली में ड्रेनेज की समस्या हो जाती है। एक और दिल्ली में जो समस्या है, दिल्ली का जो एक्सपांशन हुआ है, नोएडा बना, गुड़गांव बना, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, तो दिल्ली के आसपास सारा अर्बन एरिया बन गया है। उसका भी ड्रेनेज पैटर्न सारा अपसेट हो गया है, क्योंकि जो लो लाइंग एरिया था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। जो ड्रेनेज का पानी निकलना चाहिए कैनाल्स के थ्रू या नालों के थ्रू या अल्टीमेटली रिवर के थ्रू, वो निकल नहीं पा रहा है। तो जहाँ सैलाब के आगे सिस्टम की बदइंतजामी की कहानी सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक की है। सड़कें पानी में गुम हो चुकी हैं, हाईवे तक पानी की धार के आगे नहीं टिक पा रहे। आलम यह है कि किसी भी तरीके के हालात से निपटने के लिए NDRF, SDRF को बुलाया गया। पानी के जोरदार प्रहार की तस्वीरें सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज़रील में देखिए। पंजाब में बारिश किस कदर कहर बरपा रही है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रोपड़ मनाली नेशनल हाईवे पर मैं इस वक्त पंजाब के रोपड़ में सिंह भगवंतपुरा गांव के पास मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए, ये कोई नदी या झरना नहीं है बल्कि नेशनल हाईवे है, जो कि रोपड़ से आगे जालंधर, लुधियाना और मनाली की ओर जाने का रास्ता। और यहाँ पर आप देखिए रोपड़ के पास किस तरह के हालात हैं। ये सिर्फ बारिश का पानी है। दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है, जो चंडीगढ़ से आ रहा है और जो आगे मनाली जालंधर से आ रहा है, वो ट्रैफिक एक ही रोड पे चल रहा है। लेकिन ये रोड भी आप देखिए लगातार कटता जा रहा है इतने तेज बहाव की वजह से। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। शायद स्थानीय प्रशासन ने, NHAI ने, जो पहले से ही अलर्ट था कि काफ़ी भयंकर स्थिति बन सकती है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, उस अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया और इसी का खामियाजा अब आम लोग उठा रहे हैं। अगर आप हाईवे पे निकल रहे हैं, आपको चंडीगढ़ से जालंधर या दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए आगे मनाली जाना है, तो सोच समझ कर जाएं। आपको हाईवे पर इसी तरह की खतरनाक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पानी बहुत आ रहा है, ये सारा बरसाती पानी आ रहा है। कोई यहाँ कोई नाले का या कोई और डैम का कोई पानी नहीं है यहाँ पे। ये ओनली जो है सारा बरसात का पानी आ रहा है। वालों को बोला हुआ नेशनल हाईवे को वालों को, अभी तक JCB नहीं है। वो आया, पुलिस वाले खड़े हैं, देखते रहे बस। तो ये देखिए हैरान करने वाली खतरनाक तस्वीरें हैं। आम लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद करें। देखिए मैं जहाँ चल रहा हूँ अभी घुटने घुटने यहाँ पर पानी है। मैं किसी नदी, नाले, खेत में या गाँव में नहीं चल रहा हूँ, बल्कि नेशनल हाईवे है। तो पहाड़ से मैदान तक आपने देख लिया कि मूसलाधार बारिश ने शहरों पर मूसल चला दिए। इस बात पर गौर कीजिएगा कि 100 mm यानी 3.9 इंच बारिश अगर कम समय में हो जाए तो भारत के किसी भी शहर को लकवा मार सकता है। उसकी पूरी व्यवस्था चौपट हो सकती है। जलभराव से सब कुछ ठप हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और परेशानी की बात यह है कि भारत में अब अचानक तेज बारिश और मौसम की भयानक मार वाली घटनाएं पहले से कई गुना ज्यादा होने लगी हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM में डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च में बताया था कि मध्य भारत में अचानक खतरनाक स्तर तक होने वाली बारिश की घटनाएं 1950 के दशक के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी हैं। मध्य और उत्तरी भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय और पश्चिमी घाट के गोवा, उत्तरी कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में खतरनाक स्तर की बारिश और बाढ़ की घटनाएं कुछ वर्षों में बढ़ी हैं। मौसम की खतरनाक करवट ने साल दर साल भारत की जेब काटी है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। UN की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत को हर साल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी भयानक तबाही लाने वाले मौसम संबंधी बदलाव की वजह से 87 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी में 7,18,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस रिपोर्ट में भारत टॉप 3 देशों में दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर चीन था, जिसे 19,70,000 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान सहना पड़ता है, और भारत के बाद तीसरे नंबर पर जापान था, जिसे 6,85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अकेले 2022 में ही मौसम से जुड़ी खतरनाक घटनाओं ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। 2022 के 88% दिन मौसम से जुड़ी किसी न किसी खतरनाक घटना से प्रभावित थे। बाढ़ ने 2 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। इसी तरह हर साल आने वाले चक्रवाती तूफान भी औसतन 1 लाख घरों को नष्ट करते हैं और लैंडफॉल के बाद औसतन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान करते हैं। पहले इस तरह के मौसम की घटनाएं संख्या में बहुत कम होती थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है, इसलिए नुकसान भी बढ़ गया है। इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई भी बड़ा फैक्टर है। 2022 में करीब 12 लाख हेक्टेयर जंगल काट डाले गए। पेड़ काटने का बहुत बड़ा असर स्थानीय जलवायु पर पड़ता है। एक घर बनाने के लिए परिवार की पूरी जीवन की जमा पूंजी चली जाती है किसी परिवार की। एक हाईवे बनाने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुछ घंटों की भयानक बारिश सैलाब के रूप में इन सारे प्रयासों को मिट्टी में मिला देती है। ये कुदरत का बुलडोजर है जो मकान से लेकर हाईवे तक सब कुछ तहस नहस कर डालता है। बारिश, तूफान और बाढ़ को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान कम जरूर किए जा सकते हैं, बशर्ते प्लानिंग बेहतर हो। खासतौर पर शहरों में बेहतर प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम से बहुत सारी मुसीबतों को रोका जा सकता है। और सत्ता में अगली खबर मणिपुर की है, जहां स्थिति कंट्रोल में तो है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। राज्य सरकार ने आज मणिपुर की हालात पर सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। 16 पन्नों की इस रिपोर्ट में 3 जुलाई तक क्या क्या हुआ, इसकी डिटेल जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि पिछले 2 महीनों से मणिपुर में हिंसा की 5,053 घटनाएं हो चुकी हैं। इस हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है, 462 लोग घायल हुए हैं और अब तक 17 लोग लापता हैं। पुलिस ने हिंसक घटनाओं की 5,995 मामले दर्ज किए हैं। 3 मई से 4 जुलाई तक 6,745 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। मणिपुर में 354 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसे 400 ऑफिसर मॉनिटर कर रहे हैं। कुल 54,488 लोग राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। स्थिति को काबू में लाने के लिए सिविल पुलिस, IRB, MR और कमांडोज की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 120 कंपनी तैनात हैं। आपको बता दें, एक कंपनी में करीब 120 जवान होते हैं। इसके अलावा सेना के 184 कॉलम भी वहां पर तैनात हैं।